हेलो बच्चों, आई वेलकम यू टू सेशन नंबर 7 पीजीबीपी पार्ट 2। अभी तक के 6 सेशंस के अंदर बेसिक कॉन्सेप्ट्स, रेजिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी और पीजीबी पार्ट 1 हमने कंप्लीट किया है। एंड गाइस, दिस फास्ट ट्रैक बैच इज फॉर सीए इंटर टैक्सेशन सब्जेक्ट for 23 exams. So guys, background material you can download from the link in the description box. बाकी वीडियो 6 के 6 लेक्चर्स आर देयर ऑन द चैनल। देखिए, पढ़िए और आगे बढ़िए। सो आज हमारा है सेशन नंबर 7 पीजीबीपी पार्ट 2। सेशन नंबर 6 में पीजीबीपी पार्ट 1 में हमने डिडक्शंस कंप्लीट कर ली थी फ्रॉम सेक्शन 30 से 37 1 और 28 और 29 सेक्शन भी किया था। तो इफेक्टिवली बच्चों 28 से लेकर 37 1 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। एक बार थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ आउटलाइन बता दूं। जितनी भी डिडक्शंस हैं वो हैं सेक्शन 30 से लेकर सेक्शन 37 1 तक। ये बात याद रखिएगा। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन है जो बताता है इस हेड में कौन सी इनकम आएगी, और सेक्शन 29 रास्ता दिखाता है कंप्यूटेशन के लिए, और वो कहता है कि आपको 30 से लेकर 43 फॉलो करना पड़ेगा। तो हमने लास्ट सेशन में डिडक्शंस कंप्लीट कर ली, 28 कंप्लीट कर लिया, 29 कंप्लीट कर लिया। जो हम आज करने वाले हैं वो करने वाले हैं गाइस, माय डियर फ्रेंड्स, आफ्टर सेक्शन 37 1 करने वाले हैं। एक बात आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, डिसअलाउंसेस सारी कवर्ड है 37 1 के बाद। डिसअलाउंसेस क्या चीजें होती हैं? जो अलाउड नहीं होती है। डिडक्शंस क्या होती हैं? जो अलाउड होती हैं, जो अच्छी बात है। लेकिन डिसअलाउंसेस क्या है? जो गंदी बात है, जिनकी डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। डिसअलाउंसेस प्राइमरीली 40 क्लॉज ए, 40 क्लॉज बी, 40 क्लॉज बी ए, सेक्शन 40 बड़े वाला ए, और प्यारे बच्चों सेक्शन 43B। ये मेजरली आपको 5, यस माय डियर फ्रेंड्स, 5 डिसअलाउंसेस मिलने वाली हैं। 40A, 43B, 40 क्लॉज ए, 40 क्लॉज बी और 40 क्लॉज बी ए। तो मेजरली 5 डिसअलाउंसेस हम करने वाले। व्हाट आर डिसअलाउंसेस? कंडीशंस, शर्तें, रोड ब्लॉक, स्पीड ब्रेकर। ये कहते हैं डिडक्शन लेनी है, आप बोलते हैं हाँ जी सर हमें तो लेनी है 30 से 37 1 में, तो आपको हमारी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी। तो ये 5 कंडीशंस 30 to 37 1 पे भारी पड़ती हैं। अगर इनकी बात नहीं मानी गई आपको डिडक्शन नहीं मिलेंगी। तो पहला डिसअलाउंस से शुरू कर रहे हैं 40 क्लॉज ए। व्हाट डज 40 क्लॉज ए सेज? फॉलोइंग एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन। याद रखिएगा, ये सारी डिसअलाउंसेस जो हैं गाइस, ये सारी जो डिसअलाउंसेस हैं ये एक्सपेंडिचर पे लगती हैं जो 30 से 37 1 में अलाउड है। अगर कोई खर्चा डिडक्शन के रूप में अलाउड ही नहीं है, उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली। दोबारा रिपीट करता हूं, अगर कोई एक्सपेंडिचर 30 से 37 1 में आता ही नहीं है, अलाउड ही नहीं है, तो डिडक्शन नहीं मिलने वाली। तो यू हैव टू सी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या वो डिडक्शन, क्या वो खर्चा 30 to 37 1 में आता है। पहले तो वहां की बातें पूरी करो, 30 से 37 1 की कंडीशंस पूरी करो। वहां की कंडीशंस पूरी हो गई, फिर आप ये स्पीड ब्रेकर्स, रोड ब्लॉक्स और ये कांटे चेक करिए, ठीक है। और इसमें क्या, किस खर्चे पे ये डिसअलाउंस लग रही है? लिखा है जी पेमेंट टू हुम, यानी कि इसमें आपको खर्चे की पेमेंट करनी है। किसको करनी है? नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को। तो यानी कि कोई आपने जैसे कमीशन देना है, हाँ जैसे कोई आपको कमीशन देना है, तो वो कमीशन आपको देना है जॉन को जो नॉन रेजिडेंट है।
जो कमीशन देना है जॉन को जो नॉन रेजिडेंट है, तो यू हैव टू मेक द एक्सपेंडिचर ऑफ कमीशन टू जॉन हु इज अ नॉन रेजिडेंट। या कोई फॉरेन कंपनी से आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, फॉरेन कंपनी से रॉ मटेरियल परचेज किया है, तो ये दोनों जो एक्सपेंस है जिनकी रिडक्शन अमूमन 30 से 37 में मिल जाएगी, परचेज और रॉ मटेरियल की भी मिलती है और कमीशन दिया है क्योंकि ये फॉरेन एजेंट है। तो ये क्या कंडीशंस हैं देखिए, इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड, तो जो भी पेमेंट इनको कर रहे हैं उसमें से टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए क्योंकि ये नॉन रेजिडेंट्स हैं। और अगर आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, अब इनसे टैक्स कैसे वसूलेंगे क्योंकि है तो नॉन रेजिडेंट्स, बाहर रहते हैं, तो इनकम टैक्स ऑफिसर बाहर तो जाने वाला नहीं है, तो टीडीएस डिडक्ट कर लेना है। टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, डिडक्शन खत्म, आपको पूरा कमीशन और वो जो रॉ मटेरियल परचेज किया था उसका एक्सपेंस की डिडक्शन नहीं मिलने वाली। अच्छा, टीडीएस काटने के बाद जमा करवा देना विद इन स्पेसिफाइड टाइम, और ये स्पेसिफाइड टाइम है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर है 23-24, तो हमारी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न डिपेंड करता है ये हमारा बिजनेसमैन कौन है। मैं पेमेंट कर रहा हूं ना नॉन रेजिडेंट को, जॉन को, तो मैं तो इंडिविजुअल हूं, तो मेरी रिटर्न की डेट हो गई 31/7/2023। और मैं अगर सचिन गुप्ता लिमिटेड हूं तो मेरी रिटर्न की डेट हो गई 31 अक्टूबर 2023। अब कहानी को देखिए, मुझे जॉन को कमीशन देना है हु इज माई फॉरेन एजेंट, और मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया है फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी। तो पेमेंट किसको कर रहा हूं, नॉन रेजिडेंट को या फॉरेन कंपनी को। गवर्नमेंट कहती है सचिन सर आप इनकी पेमेंट्स में से टीडीएस डिडक्ट कर लीजिए और उस टीडीएस को जमा करवा दीजिए 31/7/23 तक और 31/10/23 तक। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपको हरी झंडी मिल जाएगी खर्चे की। हरी झंडी मीन्स अप्रूवल, आपको रजामंदी मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने टीडीएस नहीं काटा, आ गया ना, या काटने के बाद जमा नहीं करवाया स्पेसिफाइड टाइम तक, तो सॉरी, हाथ जोड़ते हैं, 23-24 में आपको डिडक्शन नहीं मिलने वाली उस असेसमेंट ईयर में। तो जिस प्रीवियस ईयर का वो खर्चा है उस प्रीवियस ईयर की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक आप उसका टीडीएस काट के जमा करवा दो, अन्यथा उस असेसमेंट ईयर में उसकी डिडक्शन मिलने वाली नहीं है। लेकिन सर हमने काट तो लिया था, हम ना 31/7 को और 31/10 को चूक गए, तो हमने थोड़ा सा ना बाद में जमा करवाया, नवंबर 23 में, दिसंबर 23 में, तो थोड़ा सा देर हो गई है, तो अलाउ कर दोगे। गवर्नमेंट ने कहा देखिए, इफ डिपॉजिटेड आफ्टर स्पेसिफाइड टाइम डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर ऑफ एक्चुअल डिपॉजिट ऑफ टीडीएस। तो वो प्रीवियस ईयर 22-23 का खर्चा है जॉन वाला या कंपनी वाला, टीडीएस तो काट लिया था लेकिन जमा करवाया दिसंबर 23 में, तो फिर हम आपको डिडक्शन नेक्स्ट प्रीवियस ईयर में देंगे जो 23-24 होगा, या उसको असेसमेंट ईयर 24-25 कहेंगे। तो क्लियर हो गई बात। कोई भी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करनी है, फॉरेन कंपनी को पेमेंट करनी है, कृपया करके टीडीएस काटिए और डीडीआर तक जमा करवाइए। अगर मैं सचिन गुप्ता इंडिविजुअल हूं तो मैं 31/7 तक जमा करवाऊंगा, सचिन गुप्ता लिमिटेड हूं मैं 31/10/23 तक जमा करवाऊंगा। अगर मैंने ऐसा कर दिया तो 23-24 में मुझे असेसमेंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी क्योंकि खर्चा तो प्रीवियस ईयर 22-23 का है। लेकिन अगर मैंने डीडीआर के बाद जमा करवाया तो बाद वाले साल में मिलेगी जब भी जमा करवाऊंगा। तो ये क्या सेक्शन सर रेजिडेंट्स के लिए भी है? यस माय डियर फ्रेंड्स, हूबहू सेक्शन, सेम टू सेम सेक्शन ये रेजिडेंट्स को पेमेंट कर रहे हो। कौन से? वो एक्सपेंडिचर जो 30 से 37 में आता है। इफ टीडीएस नॉट डिडक्टेड और आफ्टर डिडक्शन नॉट डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड टाइम बालको वो ही है ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर विच इज 31 जुलाई 23 और 31 अक्टूबर 23। दिस इज द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 31 जुलाई 23, 31 अक्टूबर 23। तो फिर हम आपका, अगर आपने ये शर्तें नहीं मानी, वहां पर क्या था सर, मान लीजिए जॉन को 1 लाख की पेमेंट करी थी, सुन लो मेरी बात, सुनो 1 लाख की पेमेंट करी थी, टीडीएस नहीं काटा था, तो 1 लाख का 1 लाख डिसअलाउ हो गया था, 100% डिसअलाउ हो गया था, फुल्ली डिसअलाउड। देखो एक लाइन देखो, ये लाइन देखो, यहां पर क्या लिखा हुआ है, फुल्ली डिसअलाउड, 100% डिसअलाउ हो गया था उस साल। शर्तें पूरी नहीं करी, पूरा खर्चा गवर्नमेंट उस साल निगल गई थी, फिर डिडक्शन दी थी, अगले साल दी थी जब आपने जमा करवाया। लेकिन यहां पर गवर्नमेंट कह रही है हम पूरा नहीं निगलेंगे खर्चे को, हम 30% को खर्चे को अलाउ नहीं करेंगे। आइए जरा फटाफट देखिए इसमें क्या कहानी है। यहां पर हमें कमीशन देना है रामलाल को, सचिन सर दैट इज मी,
कमीशन दे रहे हैं रामलाल को, और रामलाल है गाइस रेजिडेंट। रेजिडेंट में ROR भी आएगा, RNOR भी आएगा। कितना कमीशन दे रहे हो सर? ₹1,00,000 कमीशन दे रहे हैं, और इस पे मुझे TDS काटना है। अगर आपको याद हो, कमीशन पे TDS कटता है 194H में एट द रेट ऑफ 5%। 194H में 5%, 15,000 से ऊपर का कमीशन हो तो गाइस इस सेक्शन के लिए TDS की रिक्वायरमेंट भी है, तो आपको TDS के प्रोविजंस बहुत अच्छी तरीके से आने चाहिए, अदरवाइज ये जो डिसअलाउंस है आपके दिमाग से निकल जाएगी। तो यहां पर मुझे 5,000 रुपए काट लेने चाहिए थे, मैंने नहीं काटे, या काटने के बाद मैंने इस दिन तक जमा करवा देने चाहिए थे, वो भी नहीं किए। या तो काटे नहीं या काटे का जमा नहीं करवाया, तो गवर्नमेंट कहती है गुप्ता जी हम पूरा खर्चा असेसमेंट ईयर 23-24 में डिसअलाउ नहीं करेंगे, इसका 30% डिसअलाउ कर देंगे, 30,000 हम डिसअलाउ कर देंगे, यानी कि हम 70,000 आपको अलाउ कर देंगे, 70,000 हम अलाउ कर देंगे। तो यहां पर थोड़ा सा नरम दिल है, लेकिन सर हमने अगस्त में जमा करवाया, जुलाई की डेट के निकलने के बाद, या अक्टूबर के निकलना नवंबर में करवाया, अगले साल दे दोगे? यस, वही अगले साल मिल जाएगी, लेकिन 30% ही तो मिलेगी, क्योंकि हमने 70% तो अलाउ कर दिया था। तो यहां पर जो कैंची चली थी डिडक्शन पे वो 30% की चली थी, तो अब जब कंडीशंस पूरी हो गई 30% हम आपको बैलेंस जब अलाउ कर देंगे। तो TDS आपने काटा नहीं है, काटने के बाद आपने जमा नहीं करवाया है, तो 30% हम डिसअलाउ कर देंगे, फिर 30% जब मिलेगा जब कंडीशंस पूरी हो गई। फर्क समझ आ गई बात? आइए नेक्स्ट आता है गाइस, अगर आप इनकम टैक्स देते हो, इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है। इनकम टैक्स माय डियर फ्रेंड्स इज अ पर्सनल एक्सपेंडिचर ऑफ द ओनर, इट इज नॉट अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। बिजनेस एक्सपेंडिचर क्या होता है? बिजनेस के टैक्सेस क्या होते हैं? आपका कस्टम हो गया, GST हो गया, मे बी प्रोफेशनल टैक्स हो गया, हाउस टैक्स हो गया। तो इनकम टैक्स इनकम से पहले कैसे माइनस कर ले, क्योंकि इनकम टैक्स इज अ चार्ज टू प्रॉफिट, नो इट इज अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। इनकम टैक्स इज अप्रोप्रिएशन टू प्रॉफिट। तो इनकम टैक्स निकालते वक्त इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है, तो कौन से टैक्सेस की डिडक्शन है? एक्साइज है, अगर कोई ऐसे गुड्स हैं जिस पर भी एक्साइज रह रही है ना, जैसे वो आपके टोबैको प्रोडक्ट्स है, वो बनाते हो, वो खरीदे हैं आपने, तो एक्साइज तो दी होगी ना आपने, वो सब है। तो कौन से टैक्सेस हैं जिनकी आपको डिडक्शन मिलती है? कस्टम्स की, GST की, और आपके CTT कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, इन सब की आपको डिडक्शन मिलती है, लेकिन इनकम टैक्स की आपको डिडक्शन नहीं मिलती। लेकिन सर इनकम टैक्स की डिडक्शन तो नहीं है, सरचार्ज की डिडक्शन है इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स के हेल्थ और एजुकेशन सेस की आप मना कर रहे हो ना, इनकम टैक्स। दोस्तों यही बहुत बड़ी कंफ्यूजन थी, लोग बोलते थे इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं है तो उसकी सरचार्ज और सेस तो ले ले। गवर्नमेंट ने कहा भाई इनकम टैक्स में सब कुछ आता है, वो स्लैब रेट भी, स्पेशल रेट भी, सरचार्ज भी, सेस भी। तो फाइनेंस एक्ट 22 में अमेंडमेंट आई क्लैरिफाई करने के लिए, टैक्स शैल इंक्लूड एंड शैल बी डीम्ड टू हैव ऑलवेज इंक्लूडेड एनी सरचार्ज और सेस बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड ऑन सच टैक्स, फाइनेंस एक्ट 22। तो फाइनेंस एक्ट 22 ने कहा टैक्स के अंदर हमेशा सरचार्ज और सेस हमारी ब्रेन के हिसाब से ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है। टैक्स मींस बोथ। तो गुप्ता फैमिली बोले तो उसमें पेरेंट्स भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे। तो हम इनकम टैक्स कहते हैं, तो इनकम टैक्स फैमिली को सारे टैक्सेस जो इनकम टैक्स में लग रहे हैं उन किसी के डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये व्यू पॉइंट गलत है कि इनकम टैक्स का मतलब है वो स्लैब रेट और स्पेशल रेट, जो सरचार्ज है उसकी डिडक्शन ले लेते हैं, वो इनकम टैक्स को ही है, वो तो सरचार्ज है। हेल्थ और एजुकेशन, गवर्नमेंट ने कहा प्रभु इनकम टैक्स में जो आपके स्लैब रेट और स्पेशल रेट है उनकी डिडक्शन भी नहीं है। इनकम टैक्स में आपके, हाँ जी, इनकम टैक्स में आपके ये जो मेरे प्यारे बच्चों सरचार्ज है इसकी डिडक्शन भी नहीं है, और हेल्थ और एजुकेशन से इसकी डिडक्शन भी नहीं है। ये कुछ जजमेंट्स आई थी बीच में, कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जिसके कारण कंफ्यूजन हुई थी। तो फाइनेंस एक्ट 22 ने कहा अगर एक बिजनेसमैन, एक प्रोफेशनल इनकम टैक्स देता है, सरचार्ज देता है, हेल्थ और एजुकेशन सेस देता है, डिडक्शन नहीं मिलेगी। उसके बाद जो एक और कंडीशन है वो क्या है, वो कहते हैं जी टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट
नॉट अलाउड एज डिडक्शन, नॉट अलाउड एज डिडक्शन टैक्स ऑन नॉन मॉनेटरी परक्विजिट। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का भी हम आपको टैक्स की डिडक्शन नहीं देंगे। नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट क्या होता है गाइस? जैसे आइए जरा एक एग्जांपल दे दें। तो इनकम टैक्स की तो डिडक्शन नहीं है, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट की भी डिडक्शन नहीं है। जैसे गाइस रिलायंस इंडस्ट्रीज है, रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये दे रहे हैं सैलरी टू रामलाल हु इज एन एम्प्लॉय। कितनी दे रहे हैं सर? सर इनकी सैलरी है अप्रोक्सीमेटली 10 lakhs और सर साथ में आरएफए भी दे रहे हैं, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्लस कार प्लस फूड, इस टाइप के नॉन मॉनेटरी परक्विजिट्स। कितने हो गए सर? लगभग 5 लाख। सर इसकी ग्रॉस सैलरी बन गई 15 लाख, जिसमें से -16 बने 50,000 और सर इसकी टैक्सेबल सैलरी हो गई 14.5 लाख। गाइस इस 14.5 लाख पे टैक्स कितना बनता है रफली? अगर ये 115 बीएसई में नहीं है तो 10 लाख पर तो 1,12,500 बनता ही है। 4.5 लाख का 30%, 4.5 लाख का 30% प्लस 1,12,500, 2,47,500 इंटू 1.04 गाइस बनता है 2,57,400। अब ये पूरा का पूरा टीडीएस कट जाएगा उनकी सैलरी से, रामलाल की सैलरी से कट जाएगा। लेकिन एम्प्लॉयर कह रहा है भाई ऐसा करिए, जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट है 5 लाख, इसका जो टैक्स है ना प्रोपोर्शनेटली हम आपको आपकी सैलरी से नहीं काटेंगे, इसका टैक्स हम बियर करेंगे। तो एम्प्लॉयर क्या कह रहा है? प्रोपोर्शनेट टैक्स, अगर हम रेशो देखें 2:1 का रेशो आ रहा है, 2/3 1/3 है ना, तो यानी कि 1/3 का टैक्स दैट दे विल बियर ऑन देयर ओन। तो इसका 1/3 दैट इज 257,400 डिवाइडेड बाय 3, approximately 85,800. That will not be deducted as TDS, not deducted as TDS, but deposited by employer out of his own pocket. तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स इज बोर्न बाय द एम्प्लॉयर। अब इसका टैक्स इंप्लीकेशन क्या है बेटा? जब भी कोई ऑब्लिगेशन एम्प्लॉय की एम्प्लॉयर बियर करता है तो परक्विजिट बन जाता है। तो सबसे पहली बात ये कही गई, ये जो टैक्स है दैट विल बी एग्जेम्प्ट इन द हैंड्स ऑफ द एम्प्लॉय अंडर सेक्शन 1010 सीसी। इसको हम परक्विजिट नहीं मानेंगे, नॉट परक्विजिट। दूसरा, आपके हाथ में तो जुड़ा नहीं, तो हम आपको डिडक्शन भी देंगे। तो एम्प्लॉयर नॉट एंटाइटल्ड टू डिडक्शन। इसकी 1/3 जो नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का टैक्स है 40 छोटे वाला कहता है एम्प्लॉयर को डिडक्शन नहीं देंगे। तो ये 85,800 यहां माइनस नहीं हुआ, यहां प्लस नहीं हुआ। चलिए क्लियर हो गई बात। चलिए वापस रिकैप करिए मेरे साथ। 4 खर्चों को 40 छोटे वाले ने मना किया। नॉन रेजिडेंट की पेमेंट्स और फॉरेन कंपनी की पेमेंट्स पे टीडीएस नहीं काटा, पूरा डिसअलाउ कर दिया। जमा नहीं करवाया, पूरा डिसअलाउ कर दिया। कंडीशन बाद में पूरी करी, पूरा बाद में अलाउ कर दिया। रेजिडेंट की पेमेंट्स टीडीएस अगर लगता है तो ये बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए कमीशन देना ही था एजेंट को रामलाल को 15,000 रुपए तक, 15,000 तो टीडीएस ही नहीं होता। तो ऐसे गूगली वाला क्वेश्चन भी आ जाता है कि टीडीएस था ही नहीं तो काटेंगे क्या? तो टीडीएस था और काटा नहीं या काटेगा, जमा नहीं करवाया, तो रेजिडेंट के केस में 30% डिसअलाउ कर देंगे, फिर 30% अलाउ करेंगे जब कंडीशंस पूरी हो गई। गवर्नमेंट के केस में अगर आप टैक्सेस दे रहे हो 2, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट का या फिर आप इनकम टैक्स दे रहे हो, दोनों के बाकी टैक्सेस गवर्नमेंट को दो, आप उनकी डिडक्शन लो, जैसे सीटीटी, एसटीटी, प्रोफेशनल टैक्स इत्यादि। और कितने परसेंट डिडक्शन है? 100%। 43B के अंतर्गत 43B क्या कहता है? एक्चुअल पेमेंट बेसिस। चलिए नेक्स्ट डिसअलाउंस पे मैं जंप कर रहा हूं। 40A सेक्शन सब सेक्शन 2 एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। क्या है जी? कोई भी रेवेन्यू खर्चा जिसकी पेमेंट अगर आपको स्पेसिफाइड पर्सन को करनी है, स्पेसिफाइड पर्सन मोटा मोटा इसको मैं रिलेटेड पर्सन कहता हूं। रिलेटेड पर्सन, स्ट्रेटजाइड पर्सन का मतलब है रिलेटेड पर्सन।
बेसिकली ये सेक्शन है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, आप कर रहे हो खास लोगों के साथ ट्रांजैक्शन, तो इसमें हेराफेरी होने के चांसेस हैं। तो सरकार कह रही है मापदंड ये लिया जाएगा, कॉमर्शियल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल कॉमर्शियल। क्या मतलब, अगर एओ मींस इनकम टैक्स ऑफिसर डिसअलाउ कर देगा एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग फेयर मार्केट वैल्यू, जो फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर का खर्चा है वो एओ डिसअलाउ कर देगा। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन से, यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप रिलेटेड पर्सन से ट्रांजैक्शन करते हैं फेयर मार्केट वैल्यू से ऊपर अगर आप एक्सपेंडिचर करते हैं, रेवेन्यू वाला, कैपिटल वाला नहीं, फिर कैपिटल पे ये सेक्शन लागू नहीं होगा। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करते हैं मार्केट वैल्यू से ऊपर, तो एक्सेस ओवर मार्केट वैल्यू उसकी डिडक्शन नहीं। ना हु इज अ रिलेटेड पर्सन, ही इज अ रिलेटिव, आपका रिश्तेदार। रिलेटिव का मतलब क्या है गाइस? रिलेटिव का मतलब है 2 क्लॉज 41, 2 क्लॉज 41, जिसमें हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, लीनियल असेंडेंट, लीनियल डिसेंडेंट। ये सर, ये इंडिविजुअल कौन है? ये बेटा पीजीपी वाला पर्सन जो बिजनेस कर रहा है ना, वो अगर इंडिविजुअल है, उसके रिलेटेड पर्सन कौन हुआ? 2 क्लॉज 41 में हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर। तो सर सलमान खान साहब बिजनेस कर रहे हैं, तो अरबाज खान को मार्केट वैल्यू से ऊपर किसी भी खर्चे की पेमेंट नहीं कर सकते। सलमान खान साहब अपनी बहन को, अपने पेरेंट्स को, अगर उनसे कुछ बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं कर सकते। या फिर एंटिटी इन विच, कोई ऐसी संस्था इन विच इंडिविजुअल यानी कि सलमान खान या उनका रिलेटिव्स जैसे अरबाज खान हैज सब्सटैंशियल इंटरेस्ट। सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मतलब होता है मिनिमम 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, मिनिमम 20% प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो आप एज इंडिविजुअल है, आप अपने रिलेटिव्स को यानी कि आपके हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर को, उनसे समान बिजनेस का एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते मार्केट वैल्यू से ऊपर। या अरबाज खान लिमिटेड है, उसमें सलमान खान का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है 20% और मोर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो या इक्विटी शेयर कैपिटल। तो यानी कि 2 तरीके से खास बनता है बंदा, या तो रिश्ता हो या पैसे का रिश्ता हो। तो उस एंटिटी में आपका एसआई है, या आपका या आपके रिलेटिव्स का मिलाकर, सलमान खान का 15% अरबाज खान लिमिटेड में, सलमान खान की सिस्टर का 5% है, तो एसआई हो गया ना सलमान खान का, सिस्टर का भी हो गया। तो अगर मैं, अब मेरा एग्जांपल ले लो, सचिन गुप्ता अपने रिलेटिव से कुछ अगर खर्चा करते हैं, मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं होना चाहिए, अगर होगा डिसअलाउ। और एक एंटिटी जिसमें मेरा शेयर होल्डिंग है 20% या मेरे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेरा प्लस रिलेटिव्स को मिलाकर 20%, तो उस एंटिटी से भी मार्केट वैल्यू से ऊपर मैं खर्चा नहीं कर सकता। ये तो हो गया जी सचिन गुप्ता इंडिविजुअल है तो। लेकिन अगर सचिन गुप्ता लिमिटेड है, अदर एसएसी, या सचिन गुप्ता फर्म है, सचिन गुप्ता एसोसिएशन है, तो इनके लिए जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसका स्कोप वाइडन है। क्योंकि अब तो आर्टिफिशियल एंटिटी हूं ना मैं, तो आर्टिफिशियल एंटिटी में खास पर्सन कौन होंगे? हाँ डायरेक्टर्स, पार्टनर्स, मेंबर्स और देयर रिलेटिव्स। तो यानी कि सचिन गुप्ता लिमिटेड है, मैं पेमेंट अपने डायरेक्टर्स को मार्केट वैल्यू से ऊपर किसी खर्चे की नहीं कर सकता, सैलरी देनी है मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं कर सकता। पार्टनर फर्म के लिए पार्टनर, एसोसिएशन के लिए उसके मेंबर्स, और डायरेक्टर के रिलेटिव्स भी स्पेसिफाइड पर्सन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। तो सचिन गुप्ता लिमिटेड, सचिन गुप्ता डायरेक्टर को और सचिन गुप्ता डायरेक्टर के रिलेटिव्स को मार्केट वैल्यू से ऊपर पेमेंट नहीं कर सकते, करेंगे खर्चे की, डिसअलाउड ओवर एक्सेस दी मार्केट वैल्यू। एनी पर्सन इन हुज बिजनेस डायरेक्टर पार्टनर रिलेटिव है एसआई। लो जी, अब ये जो डायरेक्टर पार्टनर मेंबर्स रिलेटिव्स हैं, इनका एसआई है किसी एंटिटी में, तो उस एंटिटी को सचिन गुप्ता लिमिटेड मार्केट वैल्यू से ऊपर नहीं कर सकते। भाई प्रत्यक्ष रूप में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं आपके क्लोज हैं वो। इंडिविजुअल हैविंग एसआई इन द एसएससी एंड इज रिलेटिव। लो जी, सचिन गुप्ता पेमेंट कर रहे हैं टिकलू को, टिकलू को एसआई है मेरी कंपनी में, या टुकलू के रिलेटिव। एनी एंटिटी हैविंग एसआई इन एसएससी एंड देयर रिलेटिव्स। अब एंटिटी का एसआई है, टिकलू लिमिटेड का एसआई है सचिन गुप्ता लिमिटेड में। समझ गए? मोटा मोटा समझ लो भाई, मेरा एसआई हो दूसरी एंटिटी में, दूसरे का एसआई हो मेरी एंटिटी में, मेरे रिलेटिव्स, मेरे डायरेक्टर, ये सब। और एनी डायरेक्टर पार्टनर्स हैविंग एसआई इन द एसएससी, किसी कंपनी के डायरेक्टर का एसआई है, तो उस कंपनी को और उसके डायरेक्टर और उसके रिलेटिव को पेमेंट नहीं कर सकता। सब बड़ा कंफ्यूजिंग है। अरे कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मेरा एसआई दूसरी एंटिटी में दूसरे पर्सन में, दूसरा का एसआई मेरी एंटिटी में मेरे पर्सन में, मेरे रिलेटिव इत्यादि, ये सब खास पर्सन।
ऐसा ही मैंने बता ही दिया, 20% इक्विटी और 20% प्रॉफिट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, चलिए याद रखिएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे। नेक्स्ट सेक्शन जो आता है वो है 40A3 एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन 10,000। क्या सेक्शन है? पेमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ 10,000 इन अ डे। ये कॉन्सेप्ट 10,000 इन अ डे दो जगह ऑलरेडी करके आ चुके हैं। एक हमने करके आ चुके हैं हम सेक्शन 32 में, वहां पर हम ये करके आ चुके हैं, और एक जगह हम सेक्शन 35AD में भी करके आ चुके हैं। सेम कॉन्सेप्ट 32 में था कैपिटल एक्सपेंडिचर, 35AD में कैपिटल एक्सपेंडिचर और स्पेसिफाइड बिजनेस, यहां रेवेन्यू पे लगा दिया। तो सैलरियां बांटनी है, कमीशन बांटने हैं, रेंट बांटना है, एक दिन में कैश पेमेंट्स 10,000 तक, 10,000 से ऊपर 11 मेथड। सेम कॉन्सेप्ट आ गया। ओनली बाय अकाउंट पे चेक पहला मेथड, अकाउंट पे ड्राफ्ट दूसरा, ECS थ्रू बैंक अकाउंट, और प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड। प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मेथड है रूल 6 अब्बा, और जिसके कितने मेथड्स हैं बच्चों? बताओ बताओ, 8 मेथड्स। तो टोटल आपके पास 11 मेथड्स हैं, 8 ये 3 ही ऊपर। नहीं किया तो पूरा का पूरा खर्चा, अगर 15 के 15 कैश दे दिए, एक्सेस नहीं, पूरा 100% एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। आ जाइए जरा, 100% एक्सपेंडिचर शैल बी डिसअलाउड। आइए, लेकिन गाइस एक्सेप्शन क्या है? अगर आप फ्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग, गुड्स कैरेज के लिए कर रहे हैं तो लिमिट 35,000 पर डे की है। याद रखिएगा, गुड्स कैरेज को पेमेंट दे रहे हो, यानी ट्रक हायर किया है तो हायरिंग चार्जेस दे रहे हो, ट्रक लीज पे दिया तो लीज रेंटल दे रहे हो, या फ्लाइंग भाड़ा दे रहे हो तो ट्रक वालों से ट्रांसपोर्ट करवा रहे हो गुड्स तो भाड़ा दे रहे हो, ट्रक किराए पे ले लिए तो किराया दे रहे हो, ट्रक लीज पे ले, लीज रेंटल, तो ट्रांसपोर्टर्स को पेमेंट कर रहे हो क्या? मोटा मोटा यस, ट्रांसपोर्टर को या गुड्स कैरेज ओनर को, जो गुड्स कैरेज का ओनर है। ट्रांसपोर्टेशन इनके रेंट दे रहे हो, भाड़ा दे रहे हो, रेंटल दे रहे हो, या आप लीज रेंटल्स दे रहे हो। ठीक है, 35 की लिमिट, क्योंकि ट्रांसपोर्टर्स हाई कैश मेंटेन करते हैं, उनको ड्राइवर्स को भी कैश देना है, पेट्रोल भी देना है, वहां पर आप थोड़ा सा लिमिट गवर्नमेंट ने बढ़ा दी। अच्छा, अब सुना जरा, रूल 6DD भी यहां पर आता है, यहां पर रूल 6DD भी आता है, यानी एक एक्सेप्शन और है। सर 11 मेथड्स थे आपने बताए, 10,000 से ऊपर 11 मेथड्स है, तो ये क्या है? ये एक और एक्सेप्शन। क्या मतलब? सेक्शन 48A3 विल नॉट अप्लाई इन दिस केस। क्या है? इन पेमेंट्स पर सेक्शन लागू नहीं होगा 10,000 वाला। ओ माय गॉड, यानी कि इनकी पेमेंट्स आप 1 लाख करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ कैश में दे सकते, कोई दिक्कत नहीं। क्या? बैंक्स को पेमेंट दे रहे हो, बैंक्स को पेमेंट कौन सी देते हैं? ब्याज की। तो बैंक से लोन ले रखा है, 50,000 का कैश ब्याज देना एक दिन में दे सकते, क्योंकि गवर्नमेंट क्रॉस वेरीफाई कर लेगी ना, विश्वसनीय पर्सन है। LIC को पेमेंट दे रहे हो, LIC को पेमेंट दे रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन को पेमेंट दे रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम होगा, LIC वर्ड लिखा है और कोई इंश्योरेंस कंपनी नहीं लिखा, तो लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ओनर का ना, एम्प्लॉइज का, और गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हो, तो आप इनकी 10,000 की लिमिट को बिना सोचे पेमेंट कर सकते हो। पेमेंट बाय लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग स्कीम, ये तो ऑलरेडी आ गया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये भी रूल 6 अब्बा में आ चुके हैं। पेमेंट टू प्रोड्यूसर ऑफ एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, एनिमल हस्बेंड्री, डेयरी, पोल्ट्री फार्मिंग और फिशिंग प्रोडक्ट्स, ये जो प्राइमरी सेक्टर के लोग हैं ना, इनको आप पेमेंट्स कर सकते हो अपने खर्चों की 10,000 से ऊपर बिना अकाउंट पे चेक के, कैश दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। परचेज ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर बाय प्रोड्यूसर विदाउट एड ऑफ पावर इन द कॉटेज, ये लघु उद्योग, बिना बिजली के उत्पादन करने से, कैंडल मेकिंग है, हस्तकला के प्रोडक्ट्स हैं, तो वो लघु उद्योग से कोई सामान खरीदते हो आप, उनको पेमेंट कर सकते हो, टेंशन नहीं है। पेमेंट इन अ विलेज और अ टाउन not served by bank on the date of payment to a person who resides, carries on a business, profession, vocation in such village or town। आप पेमेंट कर रहे हो, आप पेमेंट कर रहे हो एक ऐसे विलेज में, टाउन में जहां पर बैंक ही नहीं है, एक ऐसे विलेज में और टाउन में जहां पर बैंक ही नहीं है, तो गांव वाले को पेमेंट कर रहे हो कोई बिजनेस के खर्चे की, वहां पर कोई बैंक ही नहीं है, तो फिर आप कोई टेंशन की बात नहीं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स की लिमिट है 50,000 रुपए, तो पेंशन देनी है, ग्रेचुटी देनी है, 50,000 पर डे की लिमिट। और पेमेंट ऑन अ डे बैंक और क्लोज ड्यू टू हॉलीडे और स्ट्राइक, ये लाइन काट दी। पहले बहुत मिसयूज होने लग गया था प्रोविजन, लोग जब देखो पेमेंट इसी दिन करते थे, बैंक बंद है, तो पहले ये अलाउड था कि जिस दिन बैंक बंद है
स्ट्राइक के कारण हॉलीडे आप कैश पेमेंट दे सकते हो, लेकिन अब अलाउड नहीं है ये बहाना मारना कि बैंक बंद थे। तो गवर्नमेंट कहता है आगे दो पीछे दो, उस दिन अगर आपको देना है तो 10,000 की ही लिमिट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 40A(7) सेक्शन क्या कहता है? डिसअलाउंस फॉर ग्रेचुटी। गाइस ये सेक्शन कहता है अगर आप ग्रेचुटी दे रहे हो तो दे दो नहीं, ग्रेचुटी के लिए प्रोविजन बनाया हुआ है आपने, प्रोविजन बनाया हुआ है, प्रोविजन, और वो ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड है, अप्रूव ग्रेचुटी फंड। तो ग्रेचुटी फंड अगर अप्रूव्ड है, एम्प्लॉयर उसमें पैसा डाल रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। इसकी डिडक्शन कौन से सेक्शन में थी गाइस? 36(1) में इसकी डिडक्शन थी, 36(1) में इसकी डिडक्शन थी, 36(1) में, याद करो। ठीक है, फिर ये क्या सेक्शन है? ये कह रहा है अगर वो अनअप्रूव फंड है ना, ग्रेचुटी फंड अनअप्रूव्ड है, एजीएफ नहीं है, अप्रूव नहीं है, अनअप्रूव्ड है, तो एम्प्लॉयर उसमें जो पैसा डालेगा डिडक्शन नहीं मिलेगी। आगे ना, नो डिडक्शन ऑफ द प्रोविजन मेड फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉय। प्रोविजन मेड फॉर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी टू द एम्प्लॉय का मतलब है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू ग्रेचुटी, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, लेकिन अनलेस इट इज टूवर्ड्स अप्रूव ग्रेचुटी फंड, या तो अप्रूव फंड हो। तो यानी कि मोटा मोटा उल्टा कर दो, अनअप्रूव ग्रेचुटी फंड में एम्प्लॉयर अगर कंट्रीब्यूट करता है तो डिडक्शन नहीं। लेकिन अगर अनअप्रूव फंड है तो उसमें कंट्रीब्यूशन की डिडक्शन नहीं मिलेगी, विड्रॉल की मिल जाएगी। जब फंड अप्रूव्ड होता है तो कंट्रीब्यूशन की मिलती है, विड्रॉल की नहीं मिलती, और जब फंड अनअप्रूव्ड होता है तो कंट्रीब्यूशन की नहीं मिलती, विड्रॉल की मिलती है। मिल जाएगी फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्चुअली बिकमिंग पेएबल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, यानी कि ये जो ग्रेचुटी है बिकमिंग पेएबल ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, इसका मतलब ये है अनअप्रूव फंड अगर है तो पेएबल की मिल जाएगी, यानी कि विड्रॉल की, उसमें से निकाल लोगे। तो जल्दी से एक बार रिपीट करो मेरे साथ, अगर ग्रेचुटी फंड अप्रूव्ड होता कॉन्ट्री की मिलती, विड्रॉल की नहीं मिलती, समझ गए? और अगर ग्रेचुटी फंड अनअप्रूव्ड है तो कॉन्ट्री की नहीं मिलेगी, विड्रॉल की मिलेगी। नेक्स्ट कहते हैं 40A(9) एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फंड्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। मैं क्या बोलूंगा? फंड्स अगर ऐसे हैं जो लॉ कहता है वो ही फंड्स में पैसा डालने की डिडक्शन है, लेकिन अगर कोई ऐसे फंड्स बना लिए, कंटीजेंसी फंड, दिवाली फंड, ईद फंड, न्यू ईयर फंड, तो गवर्नमेंट कहती है तो लॉ नहीं कहते, तो इन फंड्स में जो कंट्रीब्यूट करोगे डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स जो हैं, बेसिकली एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फंड्स रिक्वायर्ड बाय लॉ, पढ़े जरा एक बार लॉ क्या कहता है। नो डिडक्शन शैल बी अलाउड ऑफ सम पेड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स सेटिंग अप फॉर्मेशन और एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू एनी फंड नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर लॉ, नॉट रिक्वायर्ड टू बी केप्ट अंडर लॉ, नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स, नॉन स्टैट्यूटरी फंड्स। अगेन गाइस, कंट्रीब्यूशन करोगे एज एम्प्लॉयर डिडक्शन नहीं मिलेगी, विड्रॉल करोगे उसमें से डिडक्शन मिल जाएगी, विड्रॉल करोगे डिडक्शन मिल जाएगी। जैसे आपने दिवाली फंड बनाया, उसमें 1 लाख डाले, डिडक्शन नहीं। दिवाली एक्सपेंसेस के फंड से निकाल के 50,000 के, डिडक्शन मिल जाएगी। तो विड्रॉल की मिल जाएगी, कॉन्ट्री की नहीं। तो 40A(7) और 40A(9) मिलते जुलते हैं। वो कह रहा था लॉ कहता है उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, और ये कहता है लॉ कहता ही नहीं है, तो बात ही खत्म हो गई। चलिए नेक्स्ट डिसअलाउंस आता है गाइस 43B, सर्टेन डिडक्शन ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस। ये बेसिकली सेक्शन मर्केंटाइल बेसिस वालों को टारगेट करता है, क्योंकि जो पेमेंट बेसिस है, जहां पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग पेमेंट बेसिस है, रेसिप्ट बेसिस फॉलो करते हो, वहां तो खर्चे होते ही पेमेंट पे हैं। तो जो अकुरल बेसिस वाले हैं, अकुरल वाले हैं, ये बिना कुआं खोदे पानी पी जाते हैं, बिना एक्सपेंडिचर को पे किए डिडक्शन ले लेते हैं। तो यहां पर ये कहते हैं अकुरल वालों, तुम्हें जो सेक्शन 145 का बेनिफिट दिया था हम नहीं लेने देंगे, अकुरल पे डिडक्शंस नहीं देंगे। हम आपको कुछ ऐसे खर्चे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 एक्सपेंडिचर्स की हम आपको डिडक्शन, 8 एक्सपेंडिचर्स की हम आपको डिडक्शन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे देंगे। 8 एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन हम आपको एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही देंगे। 8 एक्सपेंडिचर की डिडक्शन हम आपको पेमेंट बेसिस पर ही देंगे। 8 एक्सपेंडिचर्स की डिडक्शन हम आपको पेमेंट बेसिस पर ही देंगे। लेकिन अगर आपकी मेथड अकाउंटिंग अक्रूवल है, अगर आप ऑलरेडी कैश बेसिस हैं, तो बात ही खत्म हो जाती है। यहां पर 145 की जो छतरी है, 145 का जो सिक्योरिटी कवर है, वो नहीं मिलेगा। आइए जरा
फॉलोइंग डिडक्शन शैल बी अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट इफ मेड अप टू DDR। चलो हम आपको एक्स्ट्रा टाइम दे देते हैं। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है गाइस? 22-23। गवर्नमेंट कहती है ये 8 खर्चे 22-23 में दे दो, तो 22-23 प्रीवियस ईयर में डिडक्शन मिल जाएगी, या असेसमेंट ईयर 23-24 कह लो, बात तो एक ही है ना। 22-23 में दे दो। 22-23 में नहीं दे पाते तो 22-23 की जो DDR है 31/7/23 और 31/10/23 यहां तक भी दे दो। 31/7/23 तक दे दो, 31/10/23 तक दे दो, हम आपको डिडक्शन दे देंगे। तो दोबारा रिकैप करिए। असेसमेंट ईयर 23-24 में जो प्रीवियस ईयर 22-23 है उसका कोई खर्चा है 8, मेथड अकाउंटिंग आपकी ड्यू है। तो 31/7/23 तक आपके पास अप्रोक्सीमेटली 12 महीने 22-23 के, अप्रैल मई जून जुलाई 16 महीने तो ये दे रहे हैं हम आपको टाइम पीरियड। अगर आप, अच्छा सर 31/7 को रिटर्न कौन फाइल करते हैं? नॉन कंपनी नॉन ऑडिट, और अगर आप ऑडिट वाले हैं या कंपनी हैं तो 31 अक्टूबर, तो अप्रैल मई जून जुलाई सब 12 और 7 19 महीने, 19 महीने का टाइम है। तो ये 8 खर्चे जो लोग मर्केंटाइल फॉलो करते हैं उनको इस 16 महीने में पेमेंट करनी पड़ेगी अगर वो नॉन कंपनी नॉन ऑडिट है, और अगर कंपनी ऑडिट है 19 महीने में पेमेंट करनी है। अगर आपने कर दिया तो हम डिडक्शन 22-23 प्रीवियस ईयर में ही आपको दे देंगे। डिडक्शन 22-23 प्रीवियस ईयर में ही दे देंगे। असेसमेंट या 23-24 में मिल जाएगी। लेकिन सर थोड़ा डिले हो गया पेमेंट करने में, फिर अगले साल ले लेना। सर उसके अगले साल क्या? तो अगले साल। अच्छा, तो फॉलोइंग डिडक्शन अलाउड इन द प्रीवियस ईयर ऑफ पेमेंट, प्रीवियस ईयर, ये ले प्रीवियस ऑफ पेमेंट, प्रीवियस यहां बस फुल कॉमा, इफ पेमेंट मेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, इफ पेमेंट मेड अप टू ड्यू डेट ऑफ रिटर्न, अगर आप पेमेंट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक कर देते हैं तो डिडक्शन मिल जाएगी प्रीवियस ईयर में, अगर आप पेमेंट ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक कर देते हैं। लेकिन अगर पेमेंट ड्यू डेट के बाद करोगे तो बाद में मिल जाएगी। आइए, वेयर डिडक्शन इज पॉइंट, ये वाला पॉइंट नहीं, आइए जरा, ठीक है। और अगर आप पेमेंट करते हैं ड्यू डेट के बाद तो फिर बेटा डिडक्शन मिल जाएगी, पढ़िए जरा, फिर डिडक्शन मिल जाएगी। अदरवाइज डिडक्शन अलाउड इन प्रीवियस ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट, प्रीवियस ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट में डिडक्शन मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर ऑफ एक्चुअल पेमेंट में डिडक्शन मिल जाएगी। तो दोबारा रिपीट कर दूं, 8 खर्चे मर्केंटाइल बेसिस पे फॉलो करते हो, प्रीवियस ईयर में पे करो या तो DDR तक पे करो, DDR के बाद पे करोगे बाद में मिले। कौन से खर्चे हैं? अलाउएबल टैक्सेस। पहला है अलाउएबल टैक्सेस, इसमें वही आ गया आपका CTT, STT, कस्टम ड्यूटी, GST। सम पेबल टू रेलवे फॉर यूज ऑफ रेलवे एसेट, अगर आप रेलवेज को या रेलवेज की कोई संपत्ति यूज करते हैं, मे बी उनके वेगन्स के थ्रू, उनके डिब्बों के थ्रू कोई माल ट्रांसपोर्ट किया तो भाड़ा होगा, रेलवे की जमीन है उसके जो एक्सपेंसेस हैं, तो जमीन का किराया होगा रेलवे की, रेलवे का भाड़ा होगा, उसकी भी पेमेंट करनी पड़ेगी। ड्यू बेसिस पे डिडक्शन नहीं है। बोनस कमीशन एम्प्लॉय को देते हो, अगेन पेमेंट बेसिस है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू रिकग्नाइज प्रोविडेंट फंड, अप्रूव सुपरएनुएशन फंड, अप्रूव ग्रेचुटी फंड। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम PFI, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन, yes my dear friends, इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम शेड्यूल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, अगर आपने बैंकों से लोन लिया, अदर देन, हाँ यहां पर ड्यू चलता रहेगा। कौन सा? प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक, इन दोनों बैंकों से अगर लोन लिया है वो आपको ड्यू पे ही मिल जाएगा मर्केंटाइल बेसिस पे, क्योंकि लिखा ना एक्सक्लूडिंग दिस। या आपने लोन लिया है इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम डिपॉजिट टेकिंग NBFC, जो NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन डिपॉजिट एक्सेप्ट करने वाली, उनसे लोन लिया है। या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC, सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग NBFC। तो रिकैप करो जल्दी से। टैक्सेस पेमेंट बेसिस, रेलवे की एसेट्स का जो भी अमाउंट देना है, भाड़ा हो किराया हो, पेमेंट बेसिस। बोनस कमीशन टू एम्प्लॉय, पेमेंट बेसिस। लीव सैलरी टू एम्प्लॉय, बोनस पेमेंट बेसिस। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू वेलफेयर फंड्स, पेमेंट बेसिस। कब तक पेमेंट? ड्यू डेट ऑफ रिटर्न तक। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम बैंक्स एक्सक्लूडिंग दीज 2 बैंक्स।
और इंटरेस्ट ऑन लोन फ्रॉम एनबीएफसी, एनबीएफसी को दो हिस्सों में डिवाइड किया, डिपॉजिट वाली एनबीएफसी, देखो भैया डिपॉजिट वाली एनबीएफसी और सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी। नाउ व्हाट इज डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, देखो नीचे लिखा है डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मींस एनबीएफसी व्हिच इज एक्सेप्टिंग और होल्डिंग पब्लिक डिपॉजिट्स एंड इज रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो डिपॉजिट टेकिंग जो लोगों से डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करती है, चलो इनसे लोन लिया। या सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये कौन सी एनबीएफसी है जो डिपॉजिट तो नहीं लेती है लेकिन इनकी टोटल एसेट्स 500 करोड़ की हैं एज पर द लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट एंड रजिस्टर्ड विद आरबीआई। तो यानी कि अगर आपने नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी से लिया है और उसकी एसेट 300 करोड़ की है या 450 करोड़ की, 500 की नहीं है, तो वहां का ब्याज ड्यू बेसिस पे डिडक्शन मिल जाएगी। तो एनबीएफसी या तो पब्लिक डिपॉजिट होल्ड करती है पेमेंट बेसिस, और अगर सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी मिनिमम 500 करोड़ वाली है, वहां पर भी पेमेंट बेसिस है, क्योंकि पेमेंट बेसिस वहां लगेगा जहां लिखा है, जहां नहीं लिखा है वहां नहीं है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहते हैं, अब जरा पढ़िए, वेयर डिडक्शन इन पॉइंट नंबर 8, डिडक्शन इन पॉइंट नंबर 8 कौन सी, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, इसके लिए पॉइंट नंबर 8 is allowed in computing income referred under section 28 of assessment year 1920 और earlier assessment year on due basis, क्योंकि ये प्रोविजन 2021 assessment year से आया था। दिस प्रोविजन केम फ्रॉम assessment year 2021, उससे पहले डिडक्शन ड्यू बेसिस पे मिल जाती थी इन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी की भी और सिस्टमैटिकली नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबी, पहले ड्यू पे मिल जाती थी। तो अब ऐसा ना हो कि अब पे किया तो दोबारा ले लो, अब तो पेमेंट बेसिस पे है ऑन और आफ्टर असेसमेंट ईयर 2021, लेकिन अगर 19-20 तक तो आपने ड्यू पे लिया होगा, अब आप बोलो जी पेमेंट मिल जाए, पेमेंट कर दी डिडक्शन ले ले, अरे भाई तूने ले लिया ना पहले। सो वेयर डिडक्शन पॉइंट 8 इज अलाउड इन कंप्यूटिंग इनकम रेफरेंस 28 ऑफ असेसमेंट 1920 or earlier assessment on due basis, assessee shall not be entitled to any deduction under this section respect of sum in computing income in which actually paid। तो पहले ड्यू पे ले चुके हो, क्योंकि पहले तो पेमेंट थी नहीं, तो आप पेमेंट करोगे तो दोबारा से नहीं मिलेगी, ठीक है। अच्छा अब क्या होता है गाइस, 8th पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये 8th पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो मैं इसको बोलूंगा 6th 7th 8th, एक सेकेंड मेरे बच्चे, चलो इसको फिर 8th पे लिए ये पॉइंट ही। तो डिडक्शन ऑफ एनी सम बीइंग इंटरेस्ट पेबल अंडर पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 8 वही एनबीएफसी का ब्याज, शैल बी अलाउड इफ सच इंटरेस्ट हैज बीन एक्चुअली पेड। एक्चुअली पेड क्या होता है, एनबीएफसी का कोई लोन लिया हुआ था, उस पे इंटरेस्ट ड्यू था, अब उस इंटरेस्ट ड्यू का आपने एक लोन बनवा लिया, जैसे आपने 100 करोड़ का लोन लिया था एनबीएफसी से, उस पे इंटरेस्ट था 50 करोड़ का, आपने 50 करोड़ का इंटरेस्ट नहीं दे पा रहे हो तो इसको कन्वर्ट करवा लिया लोन में। तो आपने कहा हमने तो लोन की पेमेंट कर दी, नहीं, आपने तो टोपी बदली है। कन्वर्ट इनटू लोन इज नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये डिडक्शन पेमेंट बेसिस पे है। आपने 50 करोड़ जेब से कोई दिया, आपने तो टोपी के बदले टोपी बदलवा ली। तो डिडक्शन ऑफ एनी सम इंटरेस्ट पेबल अंडर पॉइंट नंबर 8 एनबीएफसी का शैल बी अलाउड इफ सच इंटरेस्ट हैज एक्चुअली बीन पेड and any interest referred to in that point which has been converted into loan or borrowing shall not be deemed to have been actually paid। हाँ, आप इस लोन की पेमेंट कर दीजिए, फिर हम मान लेंगे आपकी इंटरेस्ट की पेमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा और क्या कहते हैं, आइए ये पॉइंट सारे ब्याज पे है क्या, ये आपने टोपी बदली है, ये तो पॉइंट नंबर 8 के लिए था, ये पढ़ते हैं। डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट पेबल शैल बी अलाउड if such interest has actually been paid and any interest which is converted into loan or borrowings, loans or borrowings shall not be deemed to have been actually paid। तो और दूसरे जो लोन्स हैं आपके ये वाले पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और ये शेड्यूल बैंक वाले, इस पे भी एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका लोन पेंडिंग है, ब्याज पेंडिंग है, ब्याज को आपने अगर कन्वर्ट करवा लिया एक लोन में, तो कन्वर्जन इज नॉट ट्रीटेड एज पेमेंट, तो टोपी बदलना हुआ। आपने फीस हमें नहीं दी, उसको आपने एक्सटेंड करवा लिया, हमें तो मिली ना, समझ गए मेरी बात। लेकिन एक नई अमेंडमेंट आई है, अगर उस ब्याज को आपने कन्वर्ट करवा लिया डिबेंचर्स में और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट में, वो भी बात वही है, आपने उसको लोन में कन्वर्ट नहीं करवाया, डिबेंचर्स में कन्वर्ट करवा लिया कि मैं उसको बाद में पेमेंट कर दूंगा। भाई सीधी सी बात है, लोन का ब्याज आउटस्टैंडिंग है, जब तक ब्याज को भुगतान नहीं करोगे हम डिडक्शन नहीं देने वाले। उस ब्याज को लोन बनवा लो, उस ब्याज का डिबेंचर में कन्वर्ट करवा लो या किसी और तरीके लायबिलिटी को डेफर कर दो, भाई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। पॉइंट समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट,
अब आते हैं जी गाइस मिसलेनियस प्रोविजंस में, इसको मैं मिसलेनियस प्रोविजंस कहता हूं। डीम्ड प्रॉफिट्स चार्जेबल टू टैक्स। सबसे पहले मिसलेनियस प्रोविजन में आता है सेक्शन 41 सब सेक्शन 1। 41 सेक्शन क्या है, मोटा मोटा समझिए। सेक्शन 41 मेरे प्यारे बच्चों डीम्ड पीजीबीपी है, डीम्ड पीजीबीपी है। सेक्शन 41 डीम्ड पीजीबीपी है। क्या मतलब, सेक्शन 28 था एक्चुअल पीजीबीपी। ये वो है जो डिडक्शंस पहले कभी ली होंगी, उन डिडक्शंस का पैसा वापस आ गया। क्या है, डिडक्शन अलाउड इन एनी प्रीवियस ईयर। कभी भी प्रीवियस ईयर में आपने डिडक्शन ली है लॉस की, एक्सपेंस की या ट्रेडिंग लायबिलिटी की, लॉस की, एक्सपेंस की या लायबिलिटी की। सब्सिक्वेंटली ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर आप या आपका सक्सेसर, मे बी इसे फादर है, उनकी डेथ के बाद बेटा हो गया सक्सेसर, अमेलगमेशन हो गई, रिकवरी ऑफ एनी अमाउंट और रेमिशन ऑफ सच लायबिलिटी रेमिट हो गई या अमाउंट रिकवर हो गया। सच अमाउंट शैल बी डीम्ड टू बी पीजीबीपी ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड। तो कभी लॉस हुआ था 10 साल पहले, उसका कंपनसेशन मिल गया, डीम्ड पीजीबीपी। उस लॉस की डिडक्शन ले ली होगी, कैशियर कैश लेके भागे था 5 लाख का, डिडक्शन ले ली थी, आज वापस आ गए, डीम्ड। ये रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ रेंट, अनरियलाइज रेंट 25A एचपी में था ना, उसी टाइप का सेक्शन है। अच्छा, आपने क्या किया है, किसी एक्सपेंस की डिडक्शन ली है, कस्टम ड्यूटी की डिडक्शन ली है आज से 5 साल पहले, अब वो रिफंड आ गया कस्टम ड्यूटी का, टैक्सेबल क्योंकि डिडक्शन। अच्छा, इनकम टैक्स का रिफंड आ गया, डिडक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि इनकम टैक्स की टैक्सेबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसकी डिडक्शन भी तो नहीं मिली होगी पहले। तो कोई एक्सपेंस, कोई लॉस या कोई लायबिलिटी, जैसे क्रेडिट पे माल परचेज किया, डिडक्शन ले ली, पेमेंट देने गए, उसने पेमेंट ली नहीं, वो बंदा ही मर चुका है, तो आपकी लायबिलिटी खत्म हो गई। तो कोई ऐसा एक्सपेंस है, कोई ऐसी डिडक्शन है, कोई ऐसी लायबिलिटी है जिसको आपने डेबिट मार रखा है पीएनएल अकाउंट में, उसकी अगर रिकवरी होती है, उसका लॉस की भरपाई होती है, वो डीम्ड होता है, क्योंकि पहले माइनस हुआ है पीजीबी में, अब प्लस हो जाएगा। क्लियर बात। अच्छा, सेक्शन 41(5) क्या कहता है, सेक्शन 41(5) ये है तो सेट ऑफ का, फिर भी पढ़ लेंगे यहां पर ही। लॉस ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच बिजनेस सीज टू एग्जिस्ट, जिस साल बिजनेस बंद हो गया उस साल का लॉस। तो बिजनेस का बंद हुआ था, सर मेरा बिजनेस ना 11/12 प्रीवियस ईयर में बंद हो गया था, तो लॉसेस कब तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं, अगर प्रीवियस ईयर 11/12 है, आगे आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो ये कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा अप टू प्रीवियस ईयर, अगर असेसमेंट ईयर बोलेंगे तो 1 साल आगे कर लेना, तो ये कैरी फॉरवर्ड होगा अप टू प्रीवियस ईयर 11/12 है ना, तो 18-19, प्रीवियस ईयर 18-19 तक, प्रीवियस ईयर 18-19 तक ये कैरी फॉरवर्ड हुआ होगा। ये क्या कह रहे हैं, जिस साल लॉस हुआ था उसको 8 साल के बियॉन्ड भी कैरी कर देंगे, यानी कि विद इफेक्ट फ्रॉम प्रीवियस ईयर 19-20 भी कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, लेकिन 19-20 ऑनवर्ड्स आपको ये डीम्ड प्रॉफिट से ही सेट ऑफ करना है, जो 41 सेक्शन के हैं। अच्छा, डीम्ड प्रॉफिट से सेट ऑफ करना है 41 सेक्शन, जैसे ऊपर वाली बात हमने भी करी। अच्छा, इन 8 सालों में एनी पीजीबीपी सेम हेड, एनी पीजीबीपी सेम हेड है ना, एनी पीजीबीपी। तो इन 8 सालों में तो एनी पीजीबीपी, 8 साल के बियॉन्ड डीम्ड पीजीबीपी, और वो 8 साल के बियॉन्ड बिजनेस हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 44AA, मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बिजनेस में क्या मेंटेन करनी है। आप स्पेसिफाइड प्रोफेशनल हो तो किताबें अलग हैं, अदर प्रोफेशनल हो या बिजनेसमैन हो तो किताबें आपकी अलग हैं। तो अदर प्रोफेशनल बिजनेस की किताबें अलग हैं, स्पेसिफाइड प्रोफेशन के अलग है। ना, हु इज अ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, स्पेसिफाइड प्रोफेशन लीगल मींस एडवोकेट, मेडिकल मींस डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, अकाउंटेंट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट, टेक्निकल कंसल्टेंट्स, इंटीरियर डेकोरेटर और अदर नोटिफाइड प्रोफेशन। अदर नोटिफाइड प्रोफेशन में आपके आ जाते हैं फिल्म आर्टिस्ट, आईटी प्रोफेशनल्स, इसमें ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स, ये लोग आ जाते हैं। तो कुछ चुनिंदा प्रोफेशंस जो ये 5-7 बताए हैं, इसमें क्या कह रहे हैं, अगर आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स का मतलब फीस, टर्नओवर, प्राप्ति 1.5 लाख से ऊपर ऑल द 3 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है, 22-23, तो 22-23 से पहले के 3 साल, 21-22, 20-21
19-20, तीनों के तीनों साल 1.5 लाख से ऊपर हो टर्नओवर, तीनों के तीनों साल 1.5 लाख से ऊपर हो टर्नओवर, तीनों के तीनों साल 1.5 लाख से ऊपर टर्नओवर हो, तो आपको स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी है उस प्रीवियस ईयर में, स्पेसिफाइड बुक्स ऑफ अकाउंट। लेकिन तीनों के सुना 1.5 लाख से ऊपर नहीं है, तो आपको वो किताबें बनानी है जिससे एओ असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट करे। लॉ में लिखा नहीं है, उसका जनरल मतलब कैश बुक और लेजर होता है। और स्पेसिफाइड बुक्स में क्या आता है सर? गाइस स्पेसिफाइड बुक्स में ये सब आता है। जनरल प्रॉपर अगर आप अकाउंट मर्केंटाइल बेसिस बनाते हो, कैश बुक एंड लेजर तो बनाना है। कार्बन कॉपीज ऑफ बिल इशूड ग्रेटर देन 25 रुपए से ऊपर जो कार्बन कॉपीज बिल्स, ओरिजिनल बिल तो क्लाइंट को दे दोगे, 25 रुपए से ऊपर का बिल है, उसकी जो डुप्लीकेट कॉपी खुद रखनी है। ओरिजिनल बिल्स और रिसिप्ट फॉर कोई भी खर्चा 50 रुपए से ऊपर किया उसका बिल होना चाहिए, उसकी पेमेंट का खर्च प्रूफ होना चाहिए। और कोई खर्चा 50 रुपए तक किया है तो उसकी पेमेंट वाउचर एक इंटरनल डॉक्यूमेंट मेंटेन करना है। ये किताबें 6 साल फ्रॉम एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर, तो हमारा असेसमेंट ईयर 23-24 है, 23-24 है, तो आपको मेंटेन करनी है 31 मार्च 30 तक, ठीक है। अच्छा, अगर आप अदर प्रोफेशन या बिजनेसमैन हो तो हम क्या देखेंगे? आपकी ग्रॉस रिसिप्ट्स, यस माय डियर फ्रेंड्स, 10 लाख से ऊपर हो, या पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ऊपर हो, एनी ऑफ द 3 प्रीसीडिंग ईयर्स, यहां पर वो तीनों साल 21-22, यस माय डियर फ्रेंड्स, 21-22 या 20-21 या 19-20, इन तीनों साल आपकी जो टर्नओवर है वो तीनों साल किसी भी साल टर्नओवर यस 10 लाख से ऊपर हो, किसी भी साल आपकी पीजीबीपी इनकम 1,20,000 से ऊपर हो। वहां पर टर्नओवर था प्लस ऑल द 3 था, यहां पर टर्नओवर है एनी 3 प्लस पीजीबीपी इनकम और पीजीबीपी इनकम एनी 3। लेकिन अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफओ, यस माय डियर फ्रेंड्स, इंडिविजुअल एचयूएफओ, तो 10 लाख की जगह 25 लाख की लिमिट है बिजनेसमैन के लिए रिसिप्ट्स की, टर्नओवर की। और इंडिविजुअल एचयूएफओ तो 1,20,000 की जगह 2.5 लाख है। तो यानी कि ये जो 10 लाख और 1,20,000 की लिमिट है नॉन इंडिविजुअल नॉन एचयूएफ के लिए, कंपनीज फर्म्स, और इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए टर्नओवर 25 लाख से ऊपर हो किसी भी साल। तो अगर ये हो गया तो सब वो किताबें बनानी पड़ेंगी एओ आपकी इनकम निकाल पाए, ठीक है ना। लेकिन आप बोलो सर नहीं है, तो गवर्नमेंट कहती है चूड़ियां पहन के बैठ जाओ, नॉट रिक्वायर्ड टू मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि आपकी टर्नओवर इतनी सब्सटैंशियल अमाउंट की नहीं है, आपकी बिजनेस इनकम सब्सटैंशियल अमाउंट की नहीं है, तो आपको किताबें बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट आता है गाइस 44AB, दिस इज इंपॉर्टेंट, टैक्स ऑडिट। 44AB को हम कहते हैं गाइस टैक्स ऑडिट, 44AB को हम कहते हैं टैक्स ऑडिट, ऑडिट ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहला सरल काम करते हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे स्पेसिफाइड प्रोफेशन हो नॉन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल, ऑल प्रोफेशनल्स, इनको किताबों की ऑडिट करवानी है अगर उनकी उस प्रीवियस ईयर में फीस ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चली जाए। तो हमारा प्रीवियस ईयर है 22-23, तो 22-23 में तुम्हारी टर्नओवर 50 लाख से ऊपर चली जाए, पता तो चलेगा 23 खत्म होने के बाद, ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आप बिजनेसमैन हो तो बिजनेसमैन में हम 2 लालच दे रहे हैं। क्या? आपकी अगर कैश रिसिप्ट्स अप टू 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स हैं, कैश रिसिप्ट्स का मतलब जो आपको सेल करके पैसा आया, जो आपको लोन का पैसा वापस आया, किसी ने रीपे किया, या कोई आपने एसेट बेची उसका कैश, रिसिप्ट्स का मतलब सेल की रिसिप्ट्स नहीं, एनी रिसिप्ट्स, रिसिप्ट्स का मतलब एनी रिसिप्ट्स। तो आपकी कैश रिसिप्ट्स 5% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स है। तो टोटल प्राप्ति जो प्रीवियस ईयर में हुई है, टोटल रिसिप्ट्स, सेल की हो, एसेट की सेल की हो, गुड्स की सेल की हो, लोन की रीपेमेंट्स आई हो, टोटल रिसिप्ट्स आई है, मान लीजिए सर टोटल रिसिप्ट्स आई है सर हमारी 30 करोड़, टोटल रिसिप्ट, ये टर्नओवर नहीं है, रिसिप्ट्स है। 30 करोड़ का 5% कितना होता है सर? 30 करोड़ का 5% 1.5 करोड़, तो आपकी कैश इसमें 1.5 करोड़ तक हो, 5% ऑफ 30 करोड़ 1.5 करोड़ तक कैश हो, यानी कि 95% नॉन कैश रिसिप्ट्स है, ऐसा याद कर लो, 95% नॉन कैश रिसिप्ट्स। तो रिसिप्ट्स का मतलब ये नहीं सेल की रिसिप्ट्स, इट कैन बी एनी रिसिप्ट्स। तो 30 करोड़ की रिसिप्ट्स आई हैं, 5% कैश, 95% नॉन कैश। हम कह रहे हैं क्रॉस चेक हो, क्रेडिट कार्ड हो, पेटीएम, कोई दिक्कत नहीं, 5%। हाँ, उसमें भी अभी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने उसमें भी चेंज कर दिया बात, लेकिन अभी बात को थोड़ा सा होल्ड करें। तो कैश रिसिप्ट्स
अप टू 1.5 करोड़, इस केस में 30 करोड़ के अगर टोटल रिसिप्ट्स हैं चलेगा। एंड कैश पेमेंट्स अप टू 5% ऑफ द टोटल पेमेंट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। पेमेंट्स कितनी करी है सर? हमने पेमेंट्स करी है अप्रॉक्स 25 करोड़ की, तो 25 करोड़ का 5% सर ये बनता है 1.25 अप्रोक्सीमेटली 1.25 करोड़ हमने कैश पेमेंट्स करी है। तो कैश पेमेंट्स अप टू 1.25 करोड़, अगर 25 करोड़ की टोटल पेमेंट्स हुई है, यानी कि 95% नॉन कैश पेमेंट्स, नॉन कैश पेमेंट्स। तो 95% नॉन कैश रिसिप्ट्स, 95% नॉन कैश पेमेंट्स। उस केस के अंदर हम ऑडिट की लिमिट आपको देंगे 10 करोड़ की, ऑडिट की लिमिट देंगे 10 करोड़ की। विल गिव यू लिमिट ऑफ ऑडिट ऑफ 10 करोड़, 10 करोड़ विल गिव यू लिमिट ऑफ ऑडिट ऑफ 10 करोड़। तो 10 करोड़ तक ऑडिट नहीं करवानी, 10 करोड़ से ऊपर जाएगी। टर्नओवर, हाँ यहां पर टर्नओवर देखेंगे, ये तो टर्नओवर है सेल्स। अच्छा, रिसिप्ट्स अलग चीज थी, पेमेंट्स अलग चीज थी, टर्नओवर अलग चीज है। वो प्राप्ति है, प्राप्ति और पेमेंट्स। टर्नओवर की लिमिट 10 करोड़। लेकिन आप बोलो सर नहीं मैं तो कैश में ज्यादा काम करता हूं, फिर गवर्नमेंट कहती है अगर आप केस 1 में कवर्ड नहीं है तो 1 करोड़ से ऊपर ही ऑडिट करवानी पड़ेगी, 1 करोड़ से ऊपर ही ऑडिट करवानी पड़ेगी। चलिए रिकैप करते हैं। प्रोफेशनल हो, 50 लाख से ऊपर की टर्नओवर हो जाए ऑडिट करवा लो, कैश हो नॉन कैश हो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिजनेसमैन हो, 95% नॉन कैश रिसिप्ट्स, 95% नॉन कैश पेमेंट, 10 करोड़ से ऊपर ऑडिट करवाना उस साल, 10 करोड़ से ऊपर जाए टर्नओवर। अगर तो बोला सर कैश तो हमारा 10% रहता ही रहता है, फिर गवर्नमेंट कहती है 1 करोड़ से ऊपर चली गई टर्नओवर, ऑडिट करवा लो। अच्छा, ऑडिट करवाने के लिए जो आपकी टाइम लिमिट है, ये 2 पॉइंट्स पढ़ा दूं। ऑडिट करवाने के लिए अकाउंट्स हैव टू बी ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अंडर 44AB 1 मंथ बिफोर ड्यू डेट ऑफ रिटर्न। ऑडिट वालों की ड्यू डेट ऑफ रिटर्न क्या होती है? 31 अक्टूबर 2023। तो 1 महीना पहले मीन 30/9/2023। एंड ऑल्सो द ऑडिट रिपोर्ट इज टू बी फर्निश्ड ऑन और बिफोर द सेट डेट। तो 30/9/23 तक सीए से ऑडिट करवाइए और 30/9/23 तक ऑडिट रिपोर्ट जमा करवाइए। अब ये एक अमेंडमेंट क्या आई? पेमेंट रिसिप्ट्स, पेमेंट या रिसिप्ट बाय चेक, बैंक ड्राफ्ट ड्रॉन ऑन अ बैंक विच इज नॉट अकाउंट पे shall be deemed to be payment or receipt as may be by cash। बड़ी चालाक हो गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने क्या कहा जरा देखिए बेटा एक बार। देखो जी, आपकी टोटल रिसिप्ट्स आई हैं गाइस 20 करोड़। इसमें कैश था आपका 5%, ओनली 1 करोड़, और नॉन कैश था आपका 19 करोड़। क्या इसके रिसिप्ट्स अप टू 5% कैश हैं? चेक करो सर। हाँ, और इसकी टोटल पेमेंट्स देखो जरा, टोटल पेमेंट्स कितनी करी है सर? इसने पेमेंट्स करी है 15 करोड़ और कैश की पेमेंट करी है बच्चे इसने मात्र 15 का 5% से कम ही रखते हैं ना, तो 15 का 5/100 सर 50 lakhs, और बाकी नॉन कैश है सर 14.5 करोड़। तो इसकी अगर हम कैश देखें टोटल रिसिप्ट्स का, कैश रिसिप्ट्स अपॉन टोटल रिसिप्ट्स, कैश रिसिप्ट्स बाय टोटल रिसिप्ट्स, तो परसेंटेज बनता है बेटा 1/5% सर। ओके रिपोर्ट है। हाँ, और इसका अगर हम कैश पेमेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल पेमेंट्स देखें सर 50 lakhs डिवाइडेड बाय 15 करोड़ into 100 सर ये बनता है 3.33%, 3.33%। ये भी ओके रिपोर्ट है। तो यहां पर ऑडिट की लिमिट क्या हो गई? 10 करोड़ की। 10 करोड़ से ऊपर होगा तो ऑडिट होगी। लेकिन लोग नॉन कैश में गवर्नमेंट कह रही है क्या क्या हो सकता है? क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बियरर चेक भी हो सकता है, क्रॉस चेक भी हो सकता है। लेकिन गवर्नमेंट का नॉन कैश में बियरर चेक, क्रॉस चेक ये अलाउड नहीं है। ऐसे ये नॉन कैश पेमेंट्स में बियरर चेक या क्रॉस चेक अलाउड नहीं है। अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए। बताया पहले तो नॉन कैश लिखते हैं, उसमें बियरर चेक भी बना देते लोग, क्रॉस चेक भी बनाते ना, अकाउंट पे ही चेक होना चाहिए।
तो अगर इसमें कोई 19 करोड़ में मान लीजिए 2 करोड़ रुपए क्रॉस चेक का है, तो उसको कैश ही मानेंगे। कैश 1 + 2 3 हो जाएगा, 5% से ऊपर चला गया, लिमिट 1 करोड़ की हो जाएगी। यहां पर नॉन कैश बियरर चेक से मान लीजिए 2-3 करोड़ का है बेटा, फिर 5% ऊपर चला जाएगा। तो नॉन कैश में पहले लोग बेयरर चेक भी बनाने लग गए थे, क्रॉस चेक भी बनाने लग गए थे, वो अलाउड नहीं है, अकाउंट पे चेक होना चाहिए। हाँ, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ईसीएस, पेटीएम वो सब चलेगा, लेकिन चेक में खाली क्रॉस चेक होना चाहिए, जब भी उसको नॉन कैश मानेंगे। बियरर चेक और क्रॉस चेक को कैश ही मानेंगे। तो कैश प्लस बियरर चेक प्लस क्रॉस चेक 5%, ऐसे भी समझ सकते हो। कैश प्लस बियरर चेक प्लस क्रॉस चेक 5%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका कंप्यूटेशन ऑफ पीजीबीपी ऑन प्रिजम्पटिव बेसिस। प्रिजम्पटिव बेसिस बेटा उन लोगों के लिए है जो किताबें बनाने से कतराते हैं। गवर्नमेंट कहती है ऑल्टरनेटिव सिस्टम दे देते हैं, ऑल्टरनेटिव वे में आपकी पीजीबीपी इनकम आ जाएगी। तो सबसे पहले 44 एडी और 44 एई की बात करें। एडी किसके लिए? रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ या रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। एलएलपी के लिए नहीं है, चाहे वो रेजिडेंट हो या नॉन रेजिडेंट हो। ये सेक्शन रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म एक्सक्लूडिंग एलएलपी। हाँ जी, ये किसके लिए है? फिर एक 44 एडी पढ़ ले, एनी बिजनेस एक्सेप्ट बिजनेस अंडर 44 एई। 44 ई वालों के लिए तो ई का बेनिफिट लो, कोई भी बिजनेस, इसमें और लिख सकते हैं एक्सेप्ट एजेंसी का बिजनेस। एजेंसी का बिजनेस का बेनिफिट यहां पर नहीं है। आपकी ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर मैक्सिमम कितने होनी चाहिए? 2 करोड़ की। आपका 8% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट टर्नओवर, 8% ऑफ द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द टर्नओवर, 8% डीम्ड एज पीजीबीपी। लेकिन वही बात, 11 मेथड से अगर टर्नओवर आपकी है और पेमेंट ड्यू डेट और रिटर्न तक आ जाए तो हम 6% कर देंगे। हाँ जी बिल्कुल, हम 6% कर देंगे अगर 11 मेथड से आपकी पेमेंट है। ये आ गया ना, बाय अकाउंट पे चेक, अकाउंट पे ड्राफ्ट, ईसीए थ्रू बैंक अकाउंट, प्रिस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक मेथड्स। तो इनडायरेक्टली डिजिटल पेमेंट्स करवाओ, क्लाइंट से डिजिटल पेमेंट्स लो और डीडीआर से पहले पहले पैसा रिलाइज कर लो, तो उस टर्नओवर का 6% कर देंगे, ठीक है। उसके बाद गाइस आपको कोई डिडक्शन 30 से 38 में नहीं मिलेगी, डिडक्शंस नहीं मिलेगी। हाँ, सेट ऑफ मिलेगा, सेट ऑफ 70 से 80 होता है, सेट ऑफ 70 से 80 होता है, वो मिलेगा। और 80C to 80U मिलेगा, वो भी 80C to 80, 30 से 30 बिजनेस की पीजीबीपी की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, ये मैंने बताई दिया प्रॉफिट। हाँ, अगर आप चाहो तो ज्यादा डिस्क्लोज कर सकते हो, 8%, 6% ज्यादा वॉलंटरी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, 44 ए में कौन है लोग गाइस? इसमें एनईएसएसई है, रेजिडेंट और नॉन। हाँ जी, तो 44 ए के अंदर एनईएसएसई है, चाहे वो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट हो, जिसका बिजनेस ऑफ प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग गुड्स कैरेज है। ट्रांसपोर्टर है, जो किराए पे चलाता है, भाड़े पे चलाता है या लीज पर देता है ट्रक्स, ट्रांसपोर्टर। उसके बाद 10 ट्रक से ज्यादा ट्रक्स प्रीवियस ईयर में ना हो किसी भी वक्त, तो मैक्सिमम ट्रक्स 10 हो उसके पास किसी भी वक्त, उससे ज्यादा ना हो, 11 नहीं होने चाहिए 1 सेकंड के लिए भी। अच्छा जी, नेक्स्ट आता है हाँ जी, अब जो वैल्यूएशन करी जाएगी, अगर हैवी ट्रक्स हैं गाइस, अगर हैवी ट्रक्स हैं तो वैल्यूएशन होगी 1000 पर टन। यस माय डियर फ्रेंड, 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ओन्ड इन द प्रीवियस ईयर। हैवी गुड्स व्हीकल का जो पैमाना है 12,000 किलो से ऊपर, 12,000 किलो से ऊपर या 12 टन से ऊपर, 12 टन से ऊपर। तो हैवी गुड्स कैरेज के लिए 1000 पर टन पर मंथ और पार्ट ओन्ड इन द प्रीवियस ईयर। 12,000 किलो से ऊपर का ट्रक है तो 1000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ, 1000 पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ पर टन, ठीक है। और अमाउंट एक्चुअली अर्नड, वो ज्यादा दिखाना चाहो ज्यादा दिखा दो। और हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है, हैवी गुड्स व्हीकल नहीं है अदर देन हैवी गुड्स व्हीकल, तो वहां पर वैल्यूएशन लेनी है 7500 रुपए महीना और पार्ट ओन्ड इन द प्रीवियस ईयर और अमाउंट क्लेम टू हैव बीन एक्चुअली अर्न फ्रॉम सच व्हीकल विच एवर इज हाइयर। तो 7500 रुपए महीना और पार्ट की वैल्यूएशन लेनी है अदर गुड्स जो 12,000 किलो या 12,000 किलो से नीचे के हैं। ये आई गया बात यहां पर डिफाइन। इसमें भी डिडक्शंस नहीं मिलेंगी 30 से लेकर 38 तक, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस, सेट ऑफ, वो सब मिल जाएगा। और ऑब्वियसली आप हायर इनकम दिखा सकते हैं। एक डीम्ड इनकम का सेक्शन और है, दैट इज 44 ADA। ये आया है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए, याद करिएगा, वही डॉक्टर, लॉयर, सीए, कंपनी सेक्रेटरी। इसमें रेजिडेंट पर्सन
जो इंडिविजुअल है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म अदर देन एलएलपी, एचयूएफ का कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसकी रिसिप्ट्स अप टू 50 lakhs हैं प्रीवियस ईयर में। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, डॉक्टर्स, लॉयर्स अगर किताब बनाने से कतराते हैं तो 50 लाख तक के रिसिप्ट्स हैं, आ जाइए। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स हैं इसके लिए। 50% ऑफ द टोटल रिसिप्ट्स उनकी डीम्ड इनकम मानी जाएगी। ज्यादा दिखाना चाहो ज्यादा दिखा दीजिए, डिडक्शंस मिलेंगी नहीं, बाकी सेम कॉन्सेप्ट चलेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट सेक्शन आता है आपका 40BA। ये भी एक डिसअलाउंस है पार्टनरशिप फर्म के लिए। पार्टनरशिप फर्म के लिए, पार्टनरशिप फर्म चाहे एलपी हो या आपकी अनलिमिटेड वाली लायबिलिटी हो, अगर वो सैलरी दे रहे हैं, बोनस दे रहे हैं, कमीशन दे रहे हैं तो वर्किंग पार्टनर को दे सकते हैं। नॉन वर्किंग पार्टनर को देंगे डिसअलाउड। वर्किंग को देना अलाउड है, नॉन वर्किंग पार्टनर को डिसअलाउड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है तो किसी भी पार्टनर को दीजिए, लेकिन 12% तक दीजिए। 12 से ऊपर है डिसअलाउड। 12% पर एनम से ऊपर है एक्सेस डिसअलाउड। एक्सेस इज डिसअलाउड। 12% से ऊपर है तो एक्सेस इज डिसअलाउड। 12% तक अलाउड है तो वर्किंग को दो ब्याज, क्योंकि कैपिटल तो दिया ही है। नॉन वर्किंग का तो 12% तक अलाउड है, 12 से ऊपर डिसअलाउड। सैलरी, इंटरेस्ट, बोनस, सैलरी और बोनस, रेम्यूनरेशन, कमीशन वर्किंग को अलाउड है, नॉन वर्किंग को डिसअलाउड। तो नॉन वर्किंग पार्टनर को सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन डिसअलाउड। ठीक है, लेकिन अलाउ करने के लिए गवर्नमेंट कह रही है जो सैलरी बोनस वर्किंग पार्टनर को दे भी रहे हैं वो ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप हो और प्रोस्पेक्टिव चेंजेस हो। कोई भी बदलाव अगर जनवरी 2023 से आया है, रेट्रोस्पेक्टिव चेंजेस अलाउड नहीं है, प्रोस्पेक्टिव चेंजेस ऑथराइज्ड। यहां पर भी यही बात है, ऑथराइज बाय द पार्टनरशिप डीड एंड प्रोस्पेक्टिव। अब जो सैलरी, बोनस, कमीशन दे रहे हो वर्किंग पार्टनर को, उसकी लिमिट क्या है? बुक प्रॉफिट्स तक की लिमिट है। अगर बुक प्रॉफिट 3 लाख तक है, या बुक लॉस भी आ जाएगा इसके अंदर, बुक लॉस भी आ जाएगा, तो 1.5 लाख रुपए और 90% विच एवर इज मोर, और बैलेंस बुक प्रॉफिट्स हैं तो 60% ऑफ द बुक प्रॉफिट। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, पहली बात, रेम्यूनरेशन टू नॉन वर्किंग पार्टनर डिसअलाउड, इंटरेस्ट टू एनी पार्टनर ओवर 12% डिसअलाउड, वर्किंग पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना अलाउड अप टू द लिमिट्स जो बताई गई है बुक प्रॉफिट के, उसके ऊपर की डिसअलाउड। और ये बुक प्रॉफिट क्या है? बुक प्रॉफिट है बेटा अपना नेट प्रॉफिट, आप नॉर्मली कैलकुलेट करिएगा एज पर द प्रोविजन ऑफ पीजीबीपी। उसमें अगर ये ऐड कर दीजिएगा दो चीजें, अगर ऑलरेडी डेबिटेड है, क्या? रेम्यूनरेशन पेड टू ऑल पार्टनर्स, क्योंकि वर्किंग, नॉन वर्किंग का तो वैसे ही अलाउड नहीं है, वर्किंग का ऐड कर दीजिएगा, डेबिट है, और इंटरेस्ट 12% से ऊपर वो भी ऐड कर दीजिएगा। तो नॉर्मल पीजीबीपी निकालिए 28 से लेकर 43 तक, और उसमें दो एडजस्टमेंट्स ये कर दीजिएगा अगर ये ऑलरेडी डेबिट है तो। आइए नेक्स्ट है 40 छोटे वाला बीए। क्या कहता है गाइस? सेक्शन 40 क्लॉज बीए कहता है टैक्स ट्रीटमेंट इन दी हैंड्स ऑफ पार्टनर इन अ फर्म। यहां पर पार्टनर नहीं, यहां पर आप लिखेंगे इन दी हैंड्स ऑफ एओपी एंड बीओआई। इन दी हैंड्स ऑफ एओपी एंड बीओआई। अगर एओपी बीओआई कोई इंटरेस्ट देते हैं, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, कमीशन देते हैं अपने मेंबर्स को, तो 1 रुपए की रिडक्शन नहीं है। तो पार्टनरशिप फॉर्म में 40B ने कम से कम कुछ लचीलापन तो दिया, इंटरेस्ट 12 तक दिया, रेम्यूनरेशन वर्किंग को दिया। यहां तो अपने मेंबर्स को 1 रुपए का इंटरेस्ट, 1 रुपए की सैलरी, 1 रुपए का बोनस अलाउड नहीं है। आइए जी, नेक्स्ट सेक्शन आता है हमारा 43CA। सेक्शन 43CA इज सेम टू सेम सेक्शन जो हमने किया था कैपिटल गेन में। कैपिटल गेन में सेक्शन 50C। हाँ, यहां पर बस फर्क ये है, ये जो आपकी लैंड और बिल्डिंग है ना, ये कैपिटल एसेट नहीं है, ये स्टॉक इन ट्रेड है। लैंड एंड बिल्डिंग यहां पर आपकी स्टॉक इन ट्रेड है। स्टॉक इन ट्रेड है मतलब आप रियल एस्टेट में डील करते हो, तो आप या तो रियल एस्टेट डीलर हो या प्रॉपर्टी डीलर हो। आप अपनी फ्लैट्स बेच रहे हो, फ्लैट्स, अच्छा लैंड बेच रहे हो, आपका काम ही यही है। तो वही वाली बात, आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू अगर 110%, हाँ आपकी स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 110% कंसिडरेशन से ऊपर है, तो आपकी एसडीवी डीम्ड एज कंसिडरेशन फॉर कंप्यूटिंग बिजनेस इनकम। लेकिन फिर वही वाली बात, अगर आप आईटीओ के बाद जाके क्लेम कर सकते हो, यहां पर भी ऑप्शन अवेलेबल टू दी एसएससी। जो बिल्डर है वो कह रहा है यार एसडीवी तो मान लीजिए, एसडीवी तो मान लीजिए 80 लाख है और सेलिंग प्राइस मेरी थी 60 लाख, 10% से ऊपर है, लेकिन एसडीवी बहुत ज्यादा हाई है, गलत है ये एसडीवी।
तो आप एओ के पास जाइए और कहिए कि एसडीवी ये बहुत ज्यादा है, मार्केट में तो जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 70 लाख के आसपास है, एसडीवी तो बहुत ज्यादा है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, एसडीवी फिक्स कर देते हैं, मार्केट टूट जाती है। तो उस केस के अंदर वैल्यूएशन ऑफिसर की रिपोर्ट आएगी, इनकम टैक्स ऑफिसर भेजेगा वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वैल्यूएशन ऑफिसर ने कहा हम मान रहे हैं कि जो मार्केट वैल्यू एसडीवी से कम है, मान लीजिए 70 लाख है, तो फिर हम 70 लाख को ही आपकी वैल्यूएशन में ले लेंगे। तो दोबारा से रिपीट करिए, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपकी एसडीवी 110% से ऊपर है लैंड बिल्डिंग की, वो 50C की तरह कॉन्सेप्ट है, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट है, यहां पर भी ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आइए जी नेक्स्ट, आपको कौन सी तारीख की एसडीवी लेनी है गाइस? आपको लेनी है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन एसडीवी, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाले दिन। लेकिन एग्रीमेंट वाले दिन ले सकते हैं अगर कुछ कंसिडरेशन बिल्डर को एग्रीमेंट वाले दिन प्रिस्क्राइब्ड मेथड्स 11 मेथड से मिला है। आ गई इस बात, वेयर date of agreement of transfer of asset and date of registration of such transfer are different. SDV on the date of agreement shall be considered if consideration or part is received by 11 methods. तो आपको बियाना एडवांस अमाउंट अगर एग्रीमेंट वाले दिन मिल चुका है बिल्डर को, तो एग्रीमेंट वाले दिन की एसडीवी ले ली जाएगी। ये एक सेक्शन आया था प्रोवाइजो टू 43CA। ये प्रोवाइजो वैसे अब एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये 110% की जगह 120% था बिल्डर्स के लिए। ये कोविड पीरियड था 12 नवंबर से 30 जून 21 में। इस पीरियड के अंदर बिल्डर अगर कोई फ्लैट्स बनाता है और अलॉट करता है तो वहां पर मार्जिन ऑफ एरर 20% दिया था। यानी कि अगर फ्लैट बेचे 60 लाख के और उसकी एसडीवी 72 लाख भी है, तो सर 120% ऑफ द कंसिडरेशन है, फिर भी हम एसडीवी को नहीं लेंगे। जनरली मार्जिन है 10% का, 66 लाख से ऊपर एसडीवी होती है, हम एसडीवी ले लेते अगर 66 से ऊपर। यहां पर 72 लाख तक भी नहीं लेंगे अगर ये फ्लैट्स इसी पीरियड के बीच में बिके हैं 12 नवंबर से 30 जून के बीच में, और कंसिडरेशन ऑफ द फ्लैट डज नॉट एक्सीड 2 करोड़, 2 करोड़ तक के फ्लैट्स थे। और वो फ्लैट्स ऐसे हो जो इंडिपेंडेंट फ्लैट्स होते हैं, कई ऐसे होते हैं जनता फ्लैट्स जहां पर टॉयलेट्स वॉशरूम्स इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे मींस कॉमन होते हैं, वो सब नहीं। तो इंडिपेंडेंट फ्लैट्स थे, 2 करोड़ के थे, 12 नवंबर 20 से 30 जून की 21 के बीच में बिल्डर ने बेचे, तो लिमिट 20% की है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कुर्बानी जी, कुर्बानी 115 बीएसी की कुर्बानी, 115 बीएसी कुर्बानी। सैलरी में कुर्बानियां बहुत सारी थी, हाउस प्रॉपर्टी में भी थी, पीजीबीपी में कुर्बानी क्या है, अगर आप 115 बीएसी में आ गए तो आपको क्या नहीं मिलेगा, 32(1)(2)A नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन खत्म। नॉर्मल मिलेगा, एडिशनल नहीं मिलेगा। 32AD की कोई अहमियत नहीं है, 33AB हमारे सिलेबस में नहीं है, ABA हमारे सिलेबस में नहीं है, तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। 35(1)(2), 35(1)(2)A, 35(1)(3), 35(2)AA, 2AA की भी कोई अहमियत नहीं है। यह है साइंटिफिक रिसर्च इन हाउस वाला, इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च नहीं मिलेगा, डोनेशंस का बेनिफिट मिलेगा। 35AD था कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस, वो 14 बिजनेसेस, उनका डिडक्शन नहीं मिलेगी। और 35CCC हमारे ये सिलेबस में नहीं है, वैसे ये है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट पर आप जो खर्चा करते हो। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैं आपको ब्लू पेन से हाईलाइट कर रहा हूं, ये डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगी। तो हमारे लिए पीजीपीपी में 3 मेजर डिडक्शंस हैं अगर आप 115 बीएससी में आ गए। एडिशन डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको इन हाउस साइंटिफिक रिसर्च की डिडक्शन डोनेशंस की मिलेगी, और वो 14 बिजनेसेस जो आपके हैं, आप फिर नॉर्मल डेप्रिसिएशन लेना उस पर, तो आपको 35AD का डिडक्शन नहीं मिलेगी। बाकी सेक्शंस आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट पीजीबीपी फास्ट ट्रैक रिवीजन, एंड नेक्स्ट सेशन में मैं लेके आऊंगा कैपिटल गेन्स। टेक केयर गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, डू योर बेस्ट and leave the rest.